अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 18 है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमने एटम और न्यूक्लियस से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे कि एटम क्या है। फर्दर फिर हम उसके न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे और उसके फर्दर जो पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह यानी न्यूक्लियॉन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हमारा टॉपिक नंबर 1 है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें हमने एटम के बारे में पढ़ना है और एटॉमिक न्यूक्लियस को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक एटम और उसका जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया हुआ है कि ये हमारे पास जो है वो एटम का न्यूक्लियस है और ये उसके अराउंड जो है वो इसके ऑर्बिट्स हैं। तो इसमें रदरफोर्ड ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ डिस्कवर की कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके एक मरकज़ी हिस्से में यानी इसके सेंट्रल पार्ट में कंसंट्रेट होता है। यानी पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो किसी भी एटम के एक रीजन है उसका जो सेंट्रल रीजन होगा जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होंगे, इसी के अंदर कंसंट्रेटेड होंगे। तो ये हमारे पास किसी भी एटम का हम अगर बात करते हैं ओवरऑल जनरली मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास किसी भी एटम का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन अगर हम इनकी बात करें तो हम इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और ये हमारे पास जो इसके ऑर्बिट्स हैं ये इसके क्या हैं, ऑर्बिट्स। तो इन ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, जितने हमारे पास प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे पास इस एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे। और इनकी डिवीजन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में हमारे पास फार्मूला है 2n²। उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में आएंगे। ठीक है, n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर आप देखो कि 2n² है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ 2n² फार्मूला। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वो n जो है वो है 1। ठीक है, अगर मेरे पास n क्या है, 1 है, तो फिर मेरे पास जो है फर्स्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये मेरे पास इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा और 2 ये फिर मेरे पास ओनली 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आएंगे। ठीक है, अब ये देखें आपके सेकेंड ऑर्बिट में अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2 की जगह पे 1। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे 2 की जगह पे 1 कर दूँगी तो फिर मेरे पास 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। फिर यहाँ पे मेरे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे फिर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फिर सेकेंड ऑर्बिट में आप लोग देख रहे हो कि इसमें मेरे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से अगर थर्ड ऑर्बिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं 1 की जगह पे 3 लगाऊंगी क्योंकि ये n किस चीज़ को शो कर रहा है, ये n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कौन सा ऑर्बिट की बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट की, सेकंड की या थर्ड की। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगी तो 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। तो फिर मेरे पास थर्ड जो यहाँ पे ऑर्बिट होगा उसमें टोटल 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 18 आ जाएंगे। इसी तरह से हम फर्दर जो है वो इसको देखते जाएंगे। तो ये फार्मूला अपने जहन में रखना है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट का मैंने बता दिया है। इसी तरह से आपने इधर 2 3 4 करते जाना है और आपने इसके जो है वो वैल्यूज़ देखते जाने के कितनी आएंगी। ठीक है, हाँ जी, तो ये देखें कि यहाँ पे ये इसका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जितने स्टूडेंट्स प्रोटॉन होंगे ना उतने ही हमारे पास इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके न्यूक्लियस में नहीं बल्कि इसके सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, ये डॉट्स जो हैं ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। और ये इसके न्यूक्लियस के अंदर ये जो एक पार्ट है इसका सेंट्रल पार्ट है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर प्रोटॉन भी इधर ही होते हैं और न्यूट्रॉन भी इधर होते हैं। ठीक है, इनको जो है वो कलेक्टिवली अगर हम कहें तो हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके किसी भी एटम का एटॉमिक मास भी बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब हम कलेक्टिवली अगर इनकी बात करेंगे तो ये हमारे पास एटॉमिक मास को भी एटॉमिक मास को भी शो करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी फ़िलहाल ये देखें कि ये किसी भी एटम का स्ट्रक्चर है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और उसके जो सर्कुलर पार्ट्स हैं यानी उसके जो ऑर्बिट्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये किसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने एक्सपेरिमेंटली बताया, रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये डिस्कवर किया कि किसी भी एटम का एक सेंट्रल पार्ट है जहाँ पे उसके पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो कंसनट्रेटेड हैं। ठीक है,
हाँ जी, इसमें यहाँ पे इसकी रीडिंग भी कर लीजिएगा। जो मैंने बातें यहाँ पे बताई हैं वो यहाँ पे सारी जो है वो क्लियरली लिखी भी हुई हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. Atom also contains electrons which revolve in circular orbits about the positive charge nucleus. The simplest atom is that of hydrogen. अब एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन की. क्यों हाइड्रोजन की लेते हैं? किसी भी एटम की हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लेन करना सबसे ज़्यादा जो है वो इजी है, सिंपलेस्ट वे है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जस्ट हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता. अगर हम उसके सिर्फ इसके एटम की बात करते हैं, फर्दर जब हम आइसोटोप्स की बात करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को उससे भी रेलिवेंट जो है वो बताऊंगी सारा. ठीक है, अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं एटॉमिक की हाइड्रोजन एटम की. तो हाइड्रोजन एटम में मुझे जो है वो एक प्रोटॉन होता है और उसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता. तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ठीक है, तो सिंपलेस्ट एटम इज़ दैट ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियस ऑफ विच इज़ अ सिंगल प्रोटॉन. वी डिस्क्राइब एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियस एंड यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़. अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने लगी हूँ कि हमने अब एटॉमिक नंबर क्या है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक मास क्या है वो हमारे पास किस किस जो है वो किस किस को हम कलेक्टिवली हम उसको बताएंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आएगा. ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान से जो है वो देखें. एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से. ठीक है, एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स. ठीक है, ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर. और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है न्यूट्रॉन नंबर. तो न्यूट्रॉन नंबर को स्टूडेंट्स हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. अब देखना है हमने एटॉमिक मास क्या है. तो एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास. किसी भी एटम के मास की अगर हमने बात करनी है तो ये हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जैसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हमने अभी बात की थी कि इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. तो यही न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो किसी भी एटम का एटॉमिक मास होते हैं. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हमने देख लिया कि एटॉमिक मास को हमने ए से रिप्रेजेंट करना है और इसलिए हमारे पास है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर. ठीक है, अब देखना क्या है कि हमारे पास ये भी एक स्ट्रक्चर दी हुई है किसी भी एटम की. ठीक है, ये इसके अंदर ये इसके न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और ये इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन जो इसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं. ये भी एटम का एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है. ये तो स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है. ठीक है, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, बट प्रोटॉन इज़ अबाउट 1836 टाइम्स हैवियर देन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एटम हमने बात की है कि हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, नियरली इक्वल होते हैं दोनों, बट हमारा जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम्स हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन. यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत बहुत कम है. ठीक है, वो बहुत लाइट वेट पार्टिकल है. तो इसका मतलब है कि हम क्या कह सकते हैं, सो द मास ऑफ एन एटम इज़ नियरली इक्वल टू द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम है, बहुत लाइट वेट है, तो इसलिए हम उसको कंसीडर ही नहीं करते. जनरली एन एटम इज़ रिप्रेजेंटेड. अब हम बताने लगे हैं कि किसी भी एटम को अगर हमने जनरली बताना हो, उसका सिंबल लिखना हो, तो हम किस तरह से करेंगे, एक्स. ठीक है, एक्स यानी कोई भी अननोन हमने इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया एक्स से, यानी कोई भी हमारे पास एटम आ सकता है. और जी क्या है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन. और ए क्या है, एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर. ठीक है, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है हमारे पास एटॉमिक मास है. तो हम किसी भी एटम को सिम्बॉलिकली जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स, और एटॉमिक मास उसका ऊपर आ जाएगा और एटॉमिक नंबर उसका नीचे इस तरह से शो करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, शो किया हुआ है कि हाइड्रोजन को अगर हमने बताना हो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1 है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये हमारे पास जो है वो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एटम की, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन एटम को इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, तो ये थी हमारे पास एटम और न्यूक्लियस के बारे में हमने इसको जो है वो स्टडी कर लिया है. नेक्स्ट हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल है.
18.1। उसमें भी उसने कोई भी अननोन नंबर दे दिया है, ठीक है, उसने उसका सिंबल नहीं लिखा, बस उसके जो है वो प्रोटॉन नंबर भी लिख दिए हैं और उसका एटॉमिक मास भी लिख दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई डिफाइंड बाय, कहता है कि इसमें जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएं कितनी हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं इस न्यूक्लियाई के अंदर। तो वो तो हमें अभी हमें आइडिया हो गया है कि जो नीचे लिखे होंगे वो इसका एटॉमिक नंबर है यानी प्रोटॉन नंबर है, तो इससे हम उसके प्रोटॉन नंबर भी बता सकते हैं। और ऊपर जो है वो उसका एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये कौन सा एटम हमारे पास आएगा। फाइंड द सिंबल फ्रॉम द सिंबल, कहता है कि ये जो सिंबल दिया गया है इसके अकॉर्डिंग क्या है, वी हैव एटॉमिक नंबर जी, हमारे पास एटॉमिक नंबर जी, हमें आइडिया हो गया है कि हमने सिम्बॉलिकली जो है वो नीचे जी और ऊपर ए लिखना है। तो इसी से हमने फिर यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो 6 हैं और एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 13 होंगे, ठीक है। बट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज 6, यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 दिए हुए हैं, तो फिर 13 माइनस 6 हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा, 7। तो हमारे पास जो इसका आ गया न्यूट्रॉन नंबर वो 7 आ गए। इट्स मीन हमारे पास जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे ये वाला जो एक्स से हमने जिसको रिप्रेजेंट किया था वो हमारे पास कार्बन का ही कोई एक एटम है, लेकिन ये उसका क्या है 13 कार्बन 13 यानी उसका एक आइसोटोप है। आइसोटोप के बारे में भी आपको बता दूँ, कंफ्यूज नहीं होना कि आइसोटोप क्या है। कार्बन का तो 6 एटॉमिक नंबर है और 12 इसका एटॉमिक मास है, तो ये 13 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ आइसोटोप्स। ये बेटा आइसोटोप क्या है आइसोटोप बेसिकली हमारे पास किसी भी एटम के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जो है वो एटम्स होते हैं जो कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर एटॉमिक मास डिफरेंट कैसे आ गया, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पे, ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो वेरी करते हैं, हमारे पास वेरी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन की, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हाइड्रोजन की हमने बात की थी कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसका एटॉमिक मास भी 1 है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी नंबर प्रोटॉन्स नहीं थे जिसकी वजह से उसका एटॉमिक मास जो है वो 1 ही था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 1 थे। तो अभी ये डेफिनेशन है आइसोटोप की, इसको ज़रा अंडरलाइन कर लें। Isotopes are the atoms of an element which have same number of protons but different number of neutrons in their nuclei, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ हाइड्रोजन आइसोटोप्स की। 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर शोन इन फिगर। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास प्रोटियम। इसके अंदर आपको ये जो है इसका सिंबल बताया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 1 है, यानी हमारे पास जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 1 है और एटॉमिक मास भी आपको 1 ही दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते। और यहाँ पे देखें, प्रोटियम कंटेन्स 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। आगे है इसका दूसरा जो है वो आइसोटोप ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में हमारे पास 1 प्रोटॉन है और 1 इसके अंदर न्यूट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये हमारे पास ड्यूट्रॉन को उसने शो किया हुआ है, इसमें है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। आगे ट्रीटियम है, तो ट्रीटियम में हमारे पास 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। ट्रीटियम H13 contains 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। यहाँ पे प्रोटॉन 1 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन सब में 1 है तो सब में इलेक्ट्रॉन 1 होगा। यहाँ पे वेरी कर रही है तो वेरी कर रही है न्यूट्रॉन्स नंबर, ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर वेरी कर रही है, यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन कोई भी नहीं था, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 था, यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 थे, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो इसका एटॉमिक मास है वो भी वेरी किया, यानी इधर H11 H12 और H13। तो ये हैं हमारे पास आइसोटोप्स जो कि वेरी करते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो ये था हमारे पास आइसोटोप्स, एटम और न्यूक्लियस के बारे में। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नेचुरली जो है वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को एमिट करना शुरू कर देते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है ना, यानी यहाँ पे कोई भी प्रोसेस जो हो रहा होगा वो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो खुद ब खुद हो रहा है, नेचुरली वो हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ फिर, यानी नेचुरली खुद ब खुद वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो जाता है
तो वो स्टेबल नहीं रहते, ठीक है, वो स्टेबल नहीं रहते, बल्कि वो खुद ब खुद जो है उसके अंदर से कुछ रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो भी चाह रही होती हैं कि वो भी जो है वो स्टेबल हो जाएं। जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा वो खुद ब खुद अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को एमिट करना शुरू कर देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ से ज़रा इसको हम साथ साथ रीड भी कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर एक जो है वो फिगर के थ्रू आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से जो है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा है। कह रहा है इन 1896 बेकरल एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल एमिट एन इनविजिबल रेडिएशन दैट कैन डॉकन अ फोटोग्राफिक प्लेट। उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हेनरी बेकरल ने 1896 में, और उसने देखा कि यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल जो है वो एमिट कर रहा है कुछ ऐसी रेडिएशन जो हमें नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन वो फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर रही हैं, ठीक है, उसको वो थोड़ा सा धुंधला सा जो है वो कर रही हैं उसको, लेकिन हमें नहीं नज़र आ रही, वो इनविजिबल है। He also observed that the radiation had the ability to ionize a gas। कहते हैं कि ये जो रेडिएशंस हैं, उसने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया कि ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं, जो इनविजिबल रेडिएशंस हैं, जो हमें तो नहीं नज़र आ रही लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर रही हैं, उसको धुंधला कर रही हैं, तो वो उनमें एबिलिटी है कि वो गैस को भी आयोनाइज कर सके, यानी कोई भी गैस है तो उसको उसके आयंस में कन्वर्ट कर सके। Subsequent experiments by other scientists showed that other सब्सटेंस आल्सो एमिट रेडिएशंस। तो बाकी साइंटिस्ट ने, जब हेनरी बेकरल ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो फिर बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी डिफरेंट जो है एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और उन्हें भी यही रिजल्ट सामने आए कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं, कुछ और भी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो इस तरह से रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं। The most significant investigations of this type were conducted by Marie Curie and her husband। तो सबसे ज़्यादा जो significant वर्क जो आया उनके सामने वो आया मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी का, ठीक है। उन दोनों ने इस पे वर्कआउट किया, और उनके जो है वो उन्होंने जो है वो इन्वेस्टिगेट किया कि हाँ इस तरह से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें से खुद ब खुद जो है वो कुछ रेडिएशंस एमिट हो रही हैं और वो किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकती हैं। They discovered 2 new elements which emitted radiations। उन दोनों ने 2 और एलिमेंट्स को ढूंढ लिया, 2 और एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए कि इनमें से भी जो है वो रेडिएशंस निकल रही हैं। These were named पोलोनियम एंड रेडियम। यानी उसने मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पेरी ने जो 2 एलिमेंट्स डिस्कवर किए कि उनमें से भी रेडिएशंस निकल रही हैं, वो कौन कौन से थे, पोलोनियम एंड रेडियम। This process of emission of radiation by some elements was called natural radioactivity by Marie Curie। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फिर, मैरी क्यूरी, यानी इसने इस पे वर्कआउट किया, तो फिर हमने उसको नाम दे दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बाय मैरी क्यूरी। तो ये इस तरह से जो है वो हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो डिस्कवर हुआ। और इसमें आप लोग ये देख सकते हो कि ये हमारे पास जो है वो यूरेनियम 238 का एक जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है उसने, ठीक है। इसमें उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ना, ठीक है, ये इसके ज़रा रीड करो, फिर मैं आपको ये पूरी डायग्राम के बारे में जो है वो बताती हूँ प्रॉपर। कह रहा है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय हेनरी बेकरल सजेस्ट दैट रेडियो एक्टिविटी वाज द रिजल्ट ऑफ द डिके ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। यानी उसने हेनरी बेकरल ने क्या डिस्कवर किया, उसने क्या एक्सपेरिमेंट से जो है वो देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स हैं, कुछ जो कि बहुत, जिनका एटॉमिक नंबर मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा होता है, वो भी चाह रहे होते हैं कि वो डिसइंटीग्रेट कर जाएं, यानी वो छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो जाएं और वो भी स्टेबल हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो पहले अनस्टेबल हैं, तो वो जब छोटे एटम्स में कन्वर्ट होंगे तो वो भी स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है रेडियो एक्टिविटी की, जो कि आपने सबसे पहले लिखनी है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर फर्दर उसको जो है वो डायग्राम बना के फिर उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। तो डेफिनेशन देख लें रेडियो एक्टिविटी की। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, spontaneous emission of radiation by unstable nuclei is called natural radioactivity and the elements which emit such radiations are called radioactive elements। कहता है कि spontaneous यानी खुद ब खुद emit हो रहे हैं रेडिएशंस किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से, जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को, जिन एलिमेंट्स से ये निकल रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर यूजुअली एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। 3 तरह की जो है वो रेडिएशंस निकलती हैं, उनको जो है वो उनके नाम क्या रखे गए, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेज, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स निकलती हैं और गैमा रेज यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रही है, यानी खुद ब खुद, क्योंकि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई भी रोल प्ले नहीं हम कर रहे, बल्कि ये जो भी हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक फिगर उसने बनाई है
इसमें से जो है वो तीनों यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, बीटा भी आ रहे हैं और गैमा भी आ रहे हैं। तो ये किस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसको एक लेड ब्लॉक के अंदर उसने रखा हुआ है, ठीक है। ये एक लेड ब्लॉक है, उस लेड ब्लॉक के अंदर उसने जो है वो रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा हुआ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से हमें डायरेक्शन का पता चलेगा कि हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो किस साइड, मतलब जो हमारे पास वो वाले पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास इधर जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट जहाँ पे जब उसने लगाई तो वो वाले पार्टिकल्स जो कि इसकी जिस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव जो है वो चार्ज था, इसकी मैं नेक्स्ट डायग्राम से आपको बताती हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये वाले डायग्राम देखें ज़रा, यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो उसने यहाँ पे फील्ड जो है वो बताया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे उसने एक नेगेटिव प्लेट रख दी, इस साइड पे उसने एक पॉजिटिव प्लेट रख दी। तो वो वाले पार्टिकल्स जो नेगेटिव की तरफ जो है वो इस तरह से थोड़े से बेंड हो गए, उसकी तरफ चले गए, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए तो वो हमारे पास ये आ गए। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गए उनको उसने बीटा का नाम दे दिया, ठीक है। और जो बिल्कुल सीधे गुजर गए, इट्स मीन उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है, तो जिसकी वजह से उन्हें ना तो नेगेटिव प्लेट ने अफेक्ट किया ना ही पॉजिटिव प्लेट ने अफेक्ट किया, बल्कि वो बिल्कुल सीधे गुजर गए, ठीक है। इनको नाम क्या दे दिया उसने, गैमा रेज का नाम दे दिया। तो जो नेगेटिव प्लेट की तरफ गए उसे उन्हें अल्फ़ा पार्टिकल्स का नाम दिया, जो कि हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होता है, इसका मैस वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बीटा पार्टिकल्स। जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होकर इस साइड पे चले गए, इट्स मीन इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, इट्स मीन इनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यानी अपोजिट चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे ना। तो वो वाले पार्टिकल्स जो बिल्कुल सीधे गुजर गए, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो उनको उसने गैमा रेज का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही वाली डायग्राम बनाई हुई है उसने। ये गैमा रेज हैं जो बिल्कुल सीधी चली गई, बीटा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो इस वजह से हमें पता चला कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और गैमा पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। कहते दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस वर स्टडीड बाय यूजिंग द स्कीम, जो यहाँ पे इसने ये वाली स्कीम सारी बताई है इसके अकॉर्डिंग। द रेडियो एक्टिव सोर्स इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं कि उसने एक रेडियो एक्टिव सोर्स को कहाँ पर रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सोर्स स्प्लिट इनटू थ्री कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। अल्फा एंड बीटा रेडिएशंस बेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाइल गैमा रेडिएशन डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। गैमा ने क्यों अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, वो सीधी गुजर जाएगी बिल्कुल। उसके बाद है बैकग्राउंड रेडिएशन का ही फर्दर पार्ट है। कहते हैं रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस, ठीक है। ये बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में अब बताने लगा है कि बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हैं। इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो था हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब उसने यही वाली जो रेडिएशंस निकल रही हैं इस प्रोसेस के थ्रू, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू, उसमें उसने इन्हीं जो है वो रेडिएशंस को बताया है जो कि हमारे बैकग्राउंड में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। वो बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में बताने लगे। ये है इसकी डेफिनेशन, इसको ज़रा अंडरलाइन कर लें। रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस, ठीक है। कह रहे कि रेडिएशंस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जो कि डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज से निकल रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। एवरीवेयर इन द रॉक, सॉइल, वाटर एंड एयर ऑफ आवर प्लैनेट आर ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हमारे हर जगह जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनसे जो है वो कंटिन्यूसली ये वाली जो रेज हैं, ये जो अल्फा बीटा गैमा जो रेडिएशंस हैं वो निकल रही हैं। दिस नेचुरल रेडिएशन इज कॉल्ड द बैकग्राउंड रेडिएशन। कहते हैं कि इसमें हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये नेचुरली ये सारा प्रोसेस हो रहा है और ये कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें बैकग्राउंड रेडिएशंस प्रेजेंट हैं। इट इज़ एज मच द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट एज सनशाइन एंड रेन। कहते हैं कि ये भी हमारी एटमॉस्फेयर का ऐसे ही एक पार्ट है जैसे कि सनशाइन और रेन वगैरह। फॉर्चुनेटली आवर बॉडीज़ कैन टॉलरेट इट। कहते हैं कि ये हमारी एक खुशकिस्मती है कि हमारी बॉडीज़ जो हैं वो इसको टॉलरेट करती हैं, इन रेडिएशंस को, इसकी वजह से अफेक्ट नहीं होती। लेकिन वो एरियाज़ जहाँ पे ये रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होंगी वहाँ पे वो हमारी हेल्थ के लिए जो है वो इंजरियस हो सकती हैं, वो इसके लिए जो है वो ख़तरनाक हो सकती हैं, ठीक है।
I had the earth and all living things on it also receive radiations from outer space. This radiation is called cosmic radiation. कहते हैं कि आउटर स्पेस से भी हमारे पास कुछ जो है वो रेडिएशंस आ रही हैं, रिसीव हो रही हैं. उन रेडिएशंस को क्या कहते हैं? कॉस्मिक रेडिएशंस, विच प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, आयंस, अल्फा पार्टिकल्स एंड लार्जर न्यूक्लियाई. जो इसकी आगे से उसने बता दी है कि ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं वो किस तरह से कंसिस्ट करती हैं. उसमें हमारे पास जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं, आयंस हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं और लार्जर न्यूक्लियाई हैं उनके. तो कॉस्मिक रेडिएशंस इंटरेक्ट्स विद एटम्स इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट अ शोवर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन इंक्लूडिंग एक्स-रेज, म्यून्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, ये उसने बताया है हमें बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जिस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर का क्लाउड्स, सनशाइन वगैरह इसका एक पार्ट है, इसी तरह से जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि हर हमारी एटमॉस्फेयर में जो है वो एक रोल प्ले कर रही हैं. लेकिन हमारी जो खुशकिस्मती से हमारी बॉडीज़ जो हैं वो इसको टॉलरेट करती हैं. तो जो है वो जहाँ बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होंगी वो फिर हमारी बॉडी को अफेक्ट भी कर सकती हैं. ओके स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा टॉपिक और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह.